नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटाए गए केविन मैकार्थी की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालातों की, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों के ऐलान की और जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित हुए अक्टूबर फेस्ट की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से केविन मैकार्थी को हटाया गया। मतदान में रिपब्लिकन पार्टी को मिला डेमोक्रेट का साथ। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से फंडिंग बिल को पास कराने में मैकार्थी ने निभाई थी अहम भूमिका। रूस ने ड्रोन हमले को किया नाकाम, 31 ड्रोन को मार गिराना का किया दावा। नाटो सैन्य समिति प्रमुख ने गोला बारूद की कमी को लेकर सदस्य देशों को किया आगाह, हथियार भंडार बढ़ाने का आग्रह। यूरोपीय देशों के बीच मतभेद के बावजूद शरणार्थियों और आप्रवासियों के मुद्दे पर बनी सहमति। आखिरी मिनट में 27 देशों के दूतों के बीच समझौते पर पहुंचने में हुए सफल। वित्तीय मदद पर जर्मनी और इटली के बीच मतभेद उभर कर आया सामने। अमेरिकी वैज्ञानिकों माउंगी बविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी इकुमोव को मिला रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए किया जाएगा सम्मानित। युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर भाग रहे दक्षिण सूडान के परिवारों के लिए खाद्य संकट। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच टकराव से 3 लाख से अधिक लोग भूख की चपेट में। हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण से प्रभावित। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन ने मैकार्थी को स्पीकर पद से हटाने के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार इस तरह का मतदान हुआ है। वहीं मैकार्थी वोटिंग के जरिए पद से हटाए जाने वाले पहले स्पीकर बन गए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका को कर्ज संकट से बचाने के आरोप में अपने पद से हाथ धोने वाले केविन मैकार्थी अपनी ही पार्टी में बेगाने हो गए। मैकार्थी ने सरकार को कर्ज संकट से निकालने में डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर रास्ता निकाला और अस्थायी फंडिंग बिल पास कराया। दरअसल मैकार्थी के स्पीकर बनने के समय से ही नाराज चल रहे फ्लोरिडा के धुर दक्षिणपंथी सांसद और ट्रंप समर्थक मैट गैट्स ने मैकार्थी को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया। आरोप लगाया कि मैकार्थी डेमोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है कि सदन ने अविश्वास मत के जरिए अपने ही नेता को पद से हटा दिया। कैलिफोर्निया के मैकार्थी को उस समय पद से हाथ धोना पड़ा जब 8 रूढ़िवादी रिपब्लिकन के एक छोटे समूह मोशन टू वैकेट का हिस्सा बन गया, जिसमें सदन के सभी डेमोक्रेट्स नेता शामिल थे। मैकार्थी मतदान के जरिए पद से हटाए जाने वाले पहले स्पीकर बन गए हैं, जो किसी भी स्पीकर का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। मैकार्थी को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को सदन में 216-210 मतों के अंतर से पास किया गया। फ्लोरिडा कंजर्वेटिव मैट गैट्स ने कहा कि मैकार्थी के डाउन होने की वजह से उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे वादे और विरोधाभासी वादे किए जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। मैं और मेरे सहकर्मी जो केविन मैकार्थी का समर्थन नहीं करते हैं। मैकार्थी ने सदन और देश को अराजकता में डालने का काम किया है। अराजकता वह है जिस पर हम उनकी बातों का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीच एक समानता है। केविन मैकार्थी ने किसी न किसी बिंदु पर हम सभी से कुछ ऐसा कहा जिस पर उन्होंने कभी अमल नहीं किया। हमें इस जगह के काम करने के तरीके को बदलना होगा।
स्पीकर मैकार्थी ने पहले दिन से ही इस संस्थान में बदलाव करना शुरू कर दिया था। प्रक्रिया को खोलना, सदस्यों को अधिक सक्रिय होने की अनुमति देना, संशोधनों को सदन में लाना, एकल विषय बिल, विनियोग बिल पर सहमति बनाना, ये सारी घटना रातों रात घटित होने वाली नहीं है, न ही ये स्वचालित है, लेकिन कई लोगों को ये रास नहीं आया। 269 दिनों तक स्पीकर की भूमिका में रहे मैकार्थी ने कहा, उन्होंने सिर्फ अमेरिका के हित में फैसले लिए जिसमें उनका विश्वास है। सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने स्पीकर के अगले चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। मुझे शिकायत के बजाय सरकार के लिए खड़े होने का कोई अफसोस नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है, यह मेरा काम है। मुझे बातचीत करने का अफसोस नहीं है। हमारी सरकार इसी के लिए बनाई गई है। मैं समस्याओं को हल करने के लिए बड़ा हुआ हूँ, उन्हें पैदा करने के लिए नहीं। मैकार्थी को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया पिछले शनिवार से प्रभावी तौर पर शुरू हो गई थी। उन्होंने डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन के साथ मिलकर एक अल्पकालिक फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी थी। इसका मकसद सरकार को शटडाउन से बचाना था। इसे एक आश्चर्यजनक जीत करार दिया गया था, जबकि मैकार्थी के इस फैसले ने व्हाइट हाउस को तत्काल मुश्किलों से बचा लिया। लेकिन मैकार्थी के फैसले ने जीओपी कॉकस के उन सदस्यों को और नाराज कर दिया जो पहले से ही उनसे खफा थे। बहरहाल, अगर अमेरिकी कांग्रेस ने फंडिंग को नहीं बढ़ाया तो 17 नवंबर को एक और सरकारी शटडाउन की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। फिलहाल प्रतिनिधि सभा में स्पीकर का पद खाली होने से सभी विधायी कार्य ठप पड़ चुके हैं। प्रतिनिधि सभा के लिए स्पीकर का चुनाव 11 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए मिनेसोटा के टॉम एमर और लुइसियाना के नेता स्टीव स्कैलिस अहम दावेदार माने जा रहे हैं। कई अन्य नाम भी चर्चा में शामिल हैं, लेकिन ये दोनों नेता रिपब्लिकन के बीच काफी लोकप्रिय हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूरोप की। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि कीव की सेना ने रात के समय सीमा क्षेत्रों पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस दौरान रूसी सेना ने 31 यूक्रेनी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। इसी बीच यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाले हथियार और गोला बारूदों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। साथ ही रूसी सेना ने यह भी दावा किया है कि वायु सैनिकों ने रूस नियंत्रित क्रीमिया के पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी सैनिकों के घुसपैठ को विफल कर दिया। क्या है ताजा स्थिति, आइए देखते हैं। रूस की
सीमा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कीव की तरफ से रात के समय आए ड्रोन को उसने हवा में ही मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 31 यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया। यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने के अपने दावों के लिए मॉस्को ने न तो कोई साक्ष्य पेश किया है और न ही नुकसान या हताहत होने के बारे में कोई जानकारी साझा की। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि वायु सैनिकों ने रूस नियंत्रित क्रीमिया के पश्चिमी हिस्से में यूक्रेनी सैनिकों के घुसपैठ को विफल कर दिया। हालांकि रूस के दावों पर यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उत्तर पूर्व हिस्से का दौरा कर कमांडरों के साथ युद्ध की स्थिति पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों के साथ आने वाले सर्दी के मौसम में युद्ध की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल सर्दी के मौसम में रूस की तरफ से हमले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि खार्किव, जो भीषण रूसी हमले के बावजूद भी खड़ा है, जिसने हमारे पूर्वी हिस्से को मजबूती से बांध रखा है। यूक्रेन की तरफ से पिछले कुछ दिनों से धीमी जवाबी कार्रवाई कीव के घटते सैन्य साजो सामान की तरफ इशारा कर रही है। इसका कारण है यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाले हथियार और गोला बारूदों को लेकर अनिश्चितता का बढ़ना। इस बीच नाटो की सैन्य समिति के प्रमुख ने सैन्य भंडार की कमी को लेकर सदस्य देशों को आग्रह किया है। उन्होंने यूरोपीय रक्षा उद्योग से उत्पादन को तेज गति से बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के शुरुआत से ही हथियारों और उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नाटो लगातार रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहा है, ताकि कीव को हथियारों की आपूर्ति में कमी न आए। यदि आप वास्तव में इसे पहले के 7 वर्षों में देखते हैं, युद्ध बजट पहले ही बढ़ गया, लेकिन उद्योग ने उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई। इसके कारण युद्ध से पहले ही कीमतें ऊंची हो गई, जिसका असर यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति पर पड़ा है। इस बीच रूस यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सहयोगी देशों से कीव को हथियारों की आपूर्ति को बढ़ाने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अगर रूस को हराना है तो यूक्रेन को हथियारों से समर्थन करना होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपना समर्थन दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सबसे पहले टैंक भेजने वाला देश ब्रिटेन था, जिसके बाद 10 अन्य देशों ने कीव का हथियारों से समर्थन किया। उधर यूरोपीय संघ के 27 देशों के दूतों के बीच ब्रसेल्स में माइग्रेशन डील पर आखिरकार सहमति बन गई है। भूमध्य सागर में अप्रवासियों को बचाने वाले संगठनों की वित्तीय मदद करने को लेकर देशों के बीच मतभेद चल रहा था। इस मुद्दे पर जर्मनी और इटली के बीच आखिरी पलों तक मतभेद बना रहा, लेकिन अंत में दोनों पक्ष डील में शामिल होने पर सहमत हो गए। जर्मनी राहत और बचाव में जुटे संगठनों की वित्तीय मदद जारी रखना चाहता है, जबकि इटली इसे गैरकानूनी करार देने के पक्ष में है। बहुमत से होने वाले फैसले के तहत ज्यादातर देश समझौते के पक्ष में थे। ऐसे में हंगरी और पोलैंड का विरोध नाकाफी साबित हुआ। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। इसके तहत केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। आज क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी के एक टूल बॉक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता सभी नैनो वर्ल्ड की खोज में अग्रणी रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगिजी वावेंडी, लुइसी ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अमेरिकी मूल के तीनों वैज्ञानिकों ने ऐसे क्वांटम डॉट्स की खोज की जिसका उपयोग न सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी काफी अहम साबित होगा। नोबेल प्राइज जीतने वाले रसायन शास्त्री के मुताबिक भविष्य में क्वांटम डॉट्स फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर, पतले सोलर सेल और शायद एन्क्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशंस में योगदान दे सकते हैं। क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक और असामान्य गुण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है उनके अलग अलग रंग होते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता इतने छोटे कण बनाने में सफल रहे हैं कि उनके गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष जोहान एक्विस्ट ने कहा कि क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक और असामान्य गुण हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं। क्वांटम डॉट्स दरअसल ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर मॉनिटर्स, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए किया जाता है। इसमें QLED तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि जब इसे मानव शरीर में मौजूद ट्यूमर पर डाला जाता है तो सर्जन्स को उसकी टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होती। दरअसल ये क्वांटम डॉट्स अति सूक्ष्म होते हैं, जिसकी संख्या 1 मिलीमीटर के दायरे में दसियों लाख तक हो सकती है। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में अलेक्सी एकिमोव रंगीन कांच में आकार निर्भर क्वांटम प्रभाव बनाने में सफल रहे। ये रंग कॉपर क्लोराइड के नैनो कणों से आया और एकिमोव ने प्रदर्शित किया कि कण का आकार क्वांटम प्रभावों के माध्यम से कांच के रंग को प्रभावित करता है। कुछ साल बाद लुई ब्रूस दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में आकार निर्भर क्वांटम प्रभाव साबित किया। इसके बाद पेरिस मूल के मोंगी जिबावेंडी ने कणों को और नियंत्रित तरीके से बनाने की विधि खोजी। इन क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कैंसर की दवाओं के बेहतर प्रयोग और सर्जरी के लिए मेडिकल इमेजिंग और सोलर पैनल्स में भी होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही सोमवार से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 9 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ होगा। अब गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा होगी। पुरस्कारों से 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से दी जाती है, जिनका निधन 1996 में हुआ था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने युवा के सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सामने रखा है। इस कदम के बाद ब्रिटेन यूरोपीय देशों के बीच धूम्रपान पर रोक लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। युवाओं के लिए ई सिगरेट की उपलब्धता पर भी प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस फैसले से सिगरेट का कारोबार करने वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। हालांकि प्रधानमंत्री सुनक के इस प्रस्ताव पर परंपरावादियों की ओर से समर्थन मिल रहा है। युवाओं के बीच वर्ष 2040 तक धूम्रपान को लगभग पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। और अब बात एशिया की। तूफान कोइनू दक्षिणी ताइवान में गुरुवार सुबह दस्तक देगा। गुरुवार सुबह ताइतुंग शहर के पास ताइवान के दक्षिण पूर्वी तट पर श्रेणी 3 के तूफान के रूप में पहुंचने की उम्मीद है। मौसम अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक बारिश पिंगतुंग काउंटी के पहाड़ी और कम आबादी वाले इलाके में होगी। तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है क्योंकि तूफान द्वीप के दक्षिणी सिरे को पार कर ताइवान स्ट्रेट में प्रवेश करेगा। स्थानीय निवासियों को तटीय क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। एहतियात के तौर पर 100 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कोइनू नाम जापान के टाइफून समिति ने दिया है। और अब बात अफ्रीका की। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दक्षिण सूडान और सूडान की सीमा के पास मंडराते भुखमरी के संकट की चेतावनी दी है। सूडान में सैन्य बलों के बीच अप्रैल से चल रही हिंसा के बीच लोग लगातार सूडान को छोड़कर दक्षिण सूडान जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीनों में करीब 3 लाख लोग दक्षिण सूडान में शरण मांग चुके हैं। यहाँ हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है, जबकि 90% से ज्यादा परिवारों ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इस क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए करीब 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर सख्त जरूरत यहाँ पर बताई है। और बात विश्व संस्कृति की। दुनिया में तमाम तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर फेस्ट की धूम अलग ही नजर आती है। दरअसल बवेरियन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है अक्टूबर फेस्ट। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित हुआ
188वां अक्टूबर फेस्ट बेहद खास रहा। 18 दिन तक चले इस बेहतरीन आयोजन में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग शामिल हुए। पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों की बड़ी संख्या में सम्मिलित होने में इजाफा देखने को मिला। अपने परिवारों के साथ जश्न मनाते लोग, संगीत की धुनों पर थिरकते संगीतकार और बड़े बड़े झूलों का आनंद उठाते पर्यटक। ये नजारा है दुनिया के सबसे बड़े बियर फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट का। जर्मनी के म्यूनिक में मंगलवार को खत्म हुआ 188वां अक्टूबर फेस्ट कई मायनों में शानदार रहा। 18 दिन तक चले इस बेहतरीन आयोजन में बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहाँ शामिल हुए। इस बार के अक्टूबर फेस्ट में 18 दिन के अरसे में दुनिया भर से 72 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे, जबकि पिछले साल के अक्टूबर फेस्ट में 57 लाख लोग ही शामिल हो पाए थे। इस बार आयोजन के दौरान म्यूनिक में लगातार गर्म और सुहावना मौसम बना रहा। इसे ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अक्टूबर फेस्ट जर्मनी के म्यूनिक में होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह करीब 2 सप्ताह तक चलता है और अक्टूबर के शुरुआत में समाप्त होता है। यह उत्सव म्यूनिक के थेल्सियनविजे में आयोजित होता है। यह जगह लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है और ओल्ड टाउन से ज्यादा दूर नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1810 में हुई थी। यह बावेरियन संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में मेला, नाचना गाना और भरपूर मनोरंजन देखने को मिलता है। इस उत्सव के बाद होने वाली पार्टियां भी आने वाले पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हैं। इन पार्टियों के लिए यहाँ कई मशहूर क्लब भी मौजूद हैं। इस उत्सव की शुरुआत 1810 में बावेरियन राजकुमार लुडविग की शादी के मौके पर हुई थी। उस अवसर पर एक घोड़ा दौड़ आयोजित की गई थी। हर साल करीब 60 लाख लोगों को आकर्षित करने वाले इस उत्सव में अमेरिका, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ और अहम खबरों पर। इटली के वेनिस शहर के पास यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बस विदेशी पर्यटकों से भरी हुई थी जो कैंपिंग के लिए जा रहे थे। वेनिस को जोड़ने वाले पुल से बस करीब 50 फीट नीचे गिरी और रेलवे के तारों से टकराने के कारण बस में आग लग गई। बस में यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस और क्रोएशिया समेत कई देशों के यात्री सवार थे। इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस घटना पर दुख जताया है।
पाकिस्तान ने बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान में रहने वाले अवैध अफगानियों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में 17.3 लाख अफगानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने इस फैसले की जानकारी दी है। इस वर्ष पाकिस्तान में हुए 24 आत्मघाती बम धमाकों में से 14 अफगानियों द्वारा किए जाने का पता चलने के बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। अमेरिका में एक और गोलीबारी की घटना सामने आई है। बाल्टीमोर के मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में गोलीबारी की एक घटना हुई है। इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 5 लोगों को गोली लगने से मामूली चोटें आई हैं। आरोपी की तलाश अभी जारी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने बताया कि राजधानी अंकारा में हुए आत्मघाती हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी सीरिया के जरिए तुर्की में दाखिल हुए थे। गौरतलब है कि रविवार को 2 हमलावरों ने तुर्की की राजधानी अंकारा में मंत्रालय की इमारत के पास विस्फोटक की मदद से हमले को अंजाम दिया था। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इराक और सीरिया में मौजूद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकाने तुर्की की सेना के वैध सैन्य लक्ष्य हैं। फ्रांस ने आर्मेनिया को भविष्य में हथियार मुहैया करवाने पर सहमति जताई है। फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने येरेवन की यात्रा के दौरान कहा कि फ्रांस आर्मेनिया की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सजग है। इससे पहले फ्रांस आर्मेनिया को मानवीय सहायता के रूप में 12.5 मिलियन यूरो की सहायता दे चुका है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने बाकू पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लगाने के विचार का समर्थन किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रमुख अदालत के एक कर्मचारी की निंदा करने के बाद न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने ट्रंप के खिलाफ आदेश दिया है। न्यायाधीश ने आदेश देते हुए ट्रंप के नागरिक व्यापार पर सीमित प्रतिबंध लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायाधीश एंग्रॉन के मुख्य क्लर्क एलिसन ग्रीनफील्ड को लेकर टिप्पणी की थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।